हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे आप सभी? मैं होप करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और ठीक उसी तरह जिस तरह हमने पिछले सेशन में इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज का सेशन भी इंग्लिश पे ही सेंटर्ड है। आज के सेशन में भी हम इंग्लिश के काफ़ी इंपॉर्टेंट अलग पैटर्न के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग RBI ग्रेड बी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो पहला पैटर्न है ये, यहाँ पे डायरेक्शंस हम पढ़ लेंगे, कैसे सॉल्व करना है हमें, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है हमसे और क्या हमारी अप्रोच रहेगी, इसमें हम ये सीखेंगे। तो डायरेक्शंस हमें क्या कह रहा है कि इन द गिवन क्वेश्चन अ वर्ड हैज़ बीन गिवन एंड देयर आर 3 वेज इन विच द वर्ड हैज़ बीन यूज्ड इन सिमिलर और डिफरेंट फॉर्म्स। यू नीड टू सी विच ऑफ द सेंटेंसेज हैव करेक्टली यूज्ड द हाईलाइटेड वर्ड एंड मार्क दैट एज अ आंसर। मतलब एक वर्ड आपको दिया हुआ है और फॉलोइंग 3 सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं। आपको बस इतना बताना है कि इन 3 सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो उस वर्ड को करेक्टली, मतलब ग्रामेटिकली भी और कॉन्टेक्चुअली भी करेक्टली यूज़ करता है। तो हमारा जो वर्ड है वो वर्ड क्या है? जो पहला हमारा वर्ड है वो है स्टेम। ठीक है, तो सेंटेंस 1 हम पढ़ लेते हैं पहले। The damage usually starts out near the end of the branch and works its way toward the main stem of the plant। मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है हमसे सेंटेंस कि जो डैमेज होता है वो ब्रांच के एंड पे से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके वो मेन स्टेम तक प्लांट के पहुँच जाता है। तो यहाँ पे जो स्टेम है, यहाँ पे स्टेम का मतलब क्या है? जो मेन ब्रांच होता है, जो जिसको हम टहनी कह सकते हैं, मेन जो मिडिल ब्रांच होता है प्लांट का, उसको रेफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये स्टेम वर्ड बिल्कुल करेक्टली यूज़ हुआ है। सेंटेंस 2 देखते हैं। दिस सरप्राइजिंग रिजल्ट कुड पॉसिबली स्टेम फ्रॉम द फैक्ट दैट द लैटर प्लेस्ड हायर एम्फेसिस ऑन इंटरनेशनलाइजेशन इन जनरल। तो ये सेंटेंस क्या हमसे कह रहा है कि जो सरप्राइजिंग रिजल्ट हमें मिला है, पॉसिबल है कि ये कहाँ से स्टेम हुआ है? इस फैक्ट से स्टेम हुआ है कि जो लैटर है, जो 2 लोगों की बात या 2 चीज़ों की बात हुई होगी, तो उसमें जो दूसरी चीज़ है उसने ज़्यादा हायर एम्फेसिस, हायर फोकस किस पे प्लेस कर दिया? इंटरनलाइजेशन पे जनरली। तो यहाँ पे जो स्टेम वर्ड है, यहाँ पे ये किस वे में यूज़ हुआ है? यहाँ पे इसकी जो मीनिंग है ये है ऑरिजिनेट या कम फ्रॉम भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो रिजल्ट है ये ऑरिजिनेट हुआ है वहाँ से, मतलब वहाँ से वो आया है। किधर से आया है? इस फैक्ट से आ सकता है पॉसिबली कि जो लैटर है उसने हायर एम्फेसिस प्लेस कर दिया इंटरनलाइजेशन पे। तो हमारा सेंटेंस 1 एंड 2 अभी तक दोनों ही सेंटेंसेस ने करेक्टली वर्ड को यूज़ किया है। हम थर्ड देखते हैं। Havas says global efforts to stem illicit trade in antiquities are starting to bear fruit। मतलब हवस ने क्या कहा है कि जो ग्लोबल एफर्ट्स है illicit ट्रेड, एंटिक्विटीज़ का जो illicit इलीगल ट्रेड है उसको स्टेम करने का जो प्रोसेस है, जो इनिशिएटिव लिया गया था, अब वो इज स्टार्टिंग टू बेयर फ्रूट, मतलब वो अपना रिजल्ट्स दिखा रहा है, वो इफेक्टिव प्रूफ हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्टेम है, यहाँ पे स्टेम की मीनिंग है टू कर्ब, लिमिट और रिस्ट्रिक्ट। मतलब कहना क्या चाह रहा है हमसे सेंटेंस कि जो ग्लोबल एफर्ट्स किए गए थे इलिसिट ट्रेड, इलीगल ट्रेड एंटिक्विटीज़ के, उसको रिस्ट्रिक्ट, उसको रोकने के लिए, कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो एफर्ट्स लगाए थे वो अब इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। तो हमने देखा कि पहला जो क्वेश्चन था उसमें तीनों ही सेंटेंसेस ने स्टेम वर्ड का करेक्ट यूज़ किया था। तो हमारा जो आंसर इसमें होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑल 1, 2 and 3। ठीक है, आप जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया है, आप इसमें भी ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेशन मेथड से आंसर जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट एक बार चेक कर लेना सही होता है, क्योंकि इट्स अ श्योर मेथड कि आपने सारे सेंटेंसेस पढ़ के देख लिया कि कौन सा सेंटेंस कैसा, मतलब वर्ड को किस तरह से यूज़ कर रहा है। हमारा सेकेंड वर्ड है प्रिजर्व। ठीक है, ओके, वी विल रीड द सेंटेंसेस वन बाय वन। पहला सेंटेंस क्या है
कि officials were so keen to preserve friendly relations with Indonesia that they made it clear that they would not oppose any annexation. मतलब ऑफिशियल्स इतने कीन थे, इतने ईगर थे किस चीज़ को करने के लिए, फ्रेंडली रिलेशंस इंडोनेशिया के साथ प्रिजर्व करने के लिए, कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि कोई भी एनेक्सेशन होगा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि दूसरे कंट्री को आई मीन लाइक वही टेक ओवर करने के लिए कोई भी एफर्ट्स होंगे, उनको वो ऑफिशियल्स अपोज नहीं करेंगे. तो यहाँ पे जो प्रिजर्व वर्ड की मीनिंग है वो है मेंटेन, और वी कैन ऑल्सो से कंटिन्यू. तो क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस कि ऑफिशियल्स बहुत ईगर थे कि फ्रेंडली रिलेशंस इंडोनेशिया के साथ मेंटेन रहे, वैसे ही रहें जैसे अब तक रहे हैं. तो पहला सेंटेंस हमने वर्ड को करेक्टली यूज़ किया है. सेकंड में हम आते हैं वर्ड स्टिल इन कंट्रीज वेयर डेवलपमेंट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स में है प्रिजर्व इफेक्ट्स. मतलब क्या कहना चाह रहा है कि सब खराब बात तो ये है कि उन कंट्रीज़ में जहाँ पे डेवलपमेंट सेंट्रल प्रॉब्लम है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स आई मीन लाइक इक्वल स्टैंडर्ड्स, उसके प्रिजर्व इफेक्ट्स हो सकते हैं. देखिए सेंटेंस हमसे कहना क्या चाह रहा है कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके इफेक्ट्स अपोजिट हो सकते हैं डिज़ायर्ड रिजल्ट्स के. तो यहाँ पे प्रिजर्व की मीनिंग गलत है, इसे हमें रिप्लेस करना है. हम कट आउट करेंगे इसे परवर्स से, या एडवर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, दोनों की मीनिंग सेम आएगी. और कहना क्या चाह रहा है कि उसके बैड इफेक्ट्स होंगे, उसके अपोजिट जो इंटेंडेड रिजल्ट्स है उससे अपोजिट इफेक्ट्स हो जाएंगे उन कंट्रीज़ में जहाँ डेवलपमेंट सेंट्रल प्रॉब्लम है. और किससे होंगे? यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स से. थर्ड पे आते हैं हम. ब्रेकफास्ट इज ऑफन अ क्विक मील कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेड एंड डेयरी प्रोडक्ट विथ टी एंड समटाइम्स अ फ्रूट प्रिजर्व. यहाँ पे जो प्रिजर्व है इसकी मीनिंग है, ये एक्चुअली एक प्रिजर्व क्या होता है, एक फूड होता है. ये किससे बनता है? फ्रूट्स से बनता है. लाइक अब कह सकते हैं जैसे जैम हुआ, तो उसी वे में ये प्रिजर्व भी बनाया जाता है. तो वो यही कहना चाह रहा है कि ब्रेकफास्ट एक क्विक मील होता है, इसमें ब्रेड होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, और कभी कभी हम उसे टी या फिर एक फ्रूट प्रिजर्व और यू कैन से जैम के साथ हम ले सकते हैं. तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ 1 और 3 है, 2 नहीं है हमारा. तो ओनली 1 एंड 3 हमारा आंसर है. द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. थर्ड पे आते, डायरेक्ट वर्ड है हमारा. सेंटेंसेस वी विल गो थ्रू द सेंटेंसेस वन बाय वन और देखते हैं किसने कैसे यूज़ किया है वर्ड को. पहला क्या कह रहा है? इफ़ समवन डिड ट्राई to destroy us, we would direct it on radar before we were hit and could send a blast straight back. ये तो आपको पता है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है. We would direct it, इसका ये कॉन्ट्रैक्शन है. तो कहना क्या चाह रहा है कि अगर किसी ने ऐसी कोशिश की हमें डिस्ट्रॉय करने की, तो हम उसे रेडार पे हमें वो दिख जाएगा, वो एफर्ट वो जो भी होगा वो दिख जाएगा, और इससे पहले कि वो चीज़ हमें हिट करे हम एक ब्लास्ट उस तरफ लॉन्च कर सकते हैं. तो अब रेडार पे दिखेगा तो रेडार पे हम डायरेक्ट उसे नहीं करेंगे, हम उससे रेडार पे डिटेक्ट करेंगे. हाँ हम उसे रेडार पे डिटेक्ट कर लेंगे. तो यहाँ पे जो राइट वर्ड होना चाहिए था वो डिटेक्ट होना चाहिए था. सेकंड, the development of a regional system of human rights protection operating across Europe can be seen as a direct response to twin concerns. तो क्या कहना चाह रहा है कि जो डेवलपमेंट है रीजनल सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन का जो ऑपरेट हो रहा है पूरे यूरोप में, उसको ऐसा व्यू ऐसा कंसिडर किया जाता है एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स की तरह. जो ट्विन कंसर्न्स, जो दो कंसर्न्स हैं, उनके लिए एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स. तो ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट मीन्स यू कैन से इमीडिएट, एक इमीडिएट रिस्पॉन्स की तरह हो रहा है, बिना किसी चीज़ के बीच में आए हुए एक इमीडिएट रिस्पॉन्स दे रहा है. किस चीज़ के लिए? उन ट्विन कंसर्न्स के लिए. कौन दे रहा है? वो जो डेवलपमेंट हो रहा है रीजनल सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन का. तो यहाँ पे डायरेक्ट बिल्कुल करेक्टली यूज़ हुआ है, तो ये सही है. थर्ड देखते हैं. इफ़ यू स्टॉप अ जर्मन इन द स्ट्रीट एंड आस्क हिम टू डायरेक्ट यू टू अ सर्टेन प्लेस, ही शोज नो साइन ऑफ फीलिंग ऑफेंडेड. मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी जर्मन को एक स्ट्रीट में रोकते हैं, बोलते हैं भैया मुझे यहाँ, या
बहन मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ तक का रास्ता बता दो, तो वो ऑफेंडेड फील नहीं होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट का मतलब क्या है कि रास्ता दिखा देना, आपको वहाँ तक का शो कर देना कि हाँ आपको ऐसे जाना है, ऐसे टर्न लेना है। तो यहाँ पे भी जो डायरेक्ट है वो करेक्टली यूज़ हुआ है। टू शो डायरेक्शन कह सकते हैं हम इसको। यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या है? टू शो डायरेक्शन काइंड ऑफ, या पॉइंट आउट करना द वे टू रीच अ प्लेस। तो यहाँ पे भी 2 and 3 करेक्ट है। सो 2 and 3 है, एक बार चेक करें। हाँ, पहला तो गलत था, डिटेक्ट था उसमें। 2 and 3 इज आवर करेक्ट आंसर। रेस्ट आर एलिमिनेटेड। Delegate, okay. First sentence, she said I should take a few days off, delegate my workload, get some rest, stop drinking for a bit and have lots of fruit. मतलब उसने कहा कि मुझे कुछ दिन ऑफ ले लेना चाहिए, छुट्टी पे जाना चाहिए। डेलीगेट माई वर्कलोड मीन्स अपना जो वर्कलोड है मेरा उनको अपने और लोगों में बांट देना चाहिए, हैंड ओवर कर देना चाहिए, असाइन कर देना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, ड्रिंकिंग बंद कर देनी चाहिए थोड़ी सी, और फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए। तो यहाँ पे जो डेलीगेट है या इसका मतलब है असाइन या इंटरेस्ट, मतलब किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे देना, वो यहाँ पे मीनिंग है इसकी, और ये बिल्कुल करेक्टली यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा सही है। सेकंड, एज अ कॉन्फ्रेंस डेलीगेट रिप्रेजेंटिंग द रीजन सी हैज़ ऑलरेडी सक्सेसफुली मूव्ड सेवरल रेजोल्यूशन। मतलब एक कॉन्फ्रेंस डेलीगेट की तरह जो कि रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, उसने काफ़ी सक्सेसफुल रही है, काफ़ी सारे सेवरल रेजोल्यूशंस को उसने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है, पुट अक्रॉस किया है। तो यहाँ पे जो डेलीगेट है इसकी मीनिंग है रिप्रेजेंटेटिव। मेरी राइटिंग भी ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एम्बेसडर। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग ये आ रही है, तो सेकेंड सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड हम देखें, अल्टीमेटली इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेस्ट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल टू डेलीगेट मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी टू द सोशल एंड इकोनॉमिक मार्जिन्स। क्या कहना चाह रहा है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेस्ट है ह्यूमन पोटेंशियल का, उनकी हम मेंबर्स को अपने कम्युनिटी के डाउनग्रेड कर दे, सोशल एंड इकोनॉमिक मार्जिन्स में डेलीगेट नहीं कर दे। अब देखिए जो हमारे मेंबर्स कम्युनिटी है उनको एकदम, जैसे ये एक वाइड एरिया है, यहाँ पे पहले वो मेंबर्स थे, उनको एकदम मार्जिन पे भेज देना, मतलब उनको एकदम लोएस्ट पोजीशन पे रख देना, वो क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेस्ट है ह्यूमन पोटेंशियल का, क्योंकि वो उतने लो मार्जिन पे अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, तो वेस्ट ही होगा वहाँ पे। तो जो करेक्ट वर्ड है वो डेलीगेट यहाँ पे नहीं आएगा, रेलीगेट आएगा। इसकी मीनिंग होती है डाउनग्रेड करना या डिमोट कर देना। और सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेस्ट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, कि हम जो मेंबर्स हैं हमारे कम्युनिटी के उनको डिमोट कर दें। कहाँ? सोशल एंड इकोनॉमिक मार्जिन्स पे, एकदम हम उन्हें मार्जिन पे एकदम बाउंड्री पिला के उन्हें खड़ा कर दें। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस जो करेक्ट था वो था 1 और 2। तो 1 and 2 इज आवर करेक्ट आंसर। ये सारे गलत। डिक्लाइन, ओके, ये तो मुझे लगता है काफ़ी इजी वर्ड है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली कर लेंगे। फिर भी हम देखते हैं 1 by 1 सेंटेंसेस और फिर देखते हैं कौन सा सेंटेंस ने सही यूज़ किया है वर्ड को। तो क्या कह रहा है पहला सेंटेंस कि थ्रू आउट द 90s हाउएवर सेवरल फैक्टर्स लेड टू द डिक्लाइन ऑफ दीज मेजर कार्टल्स एंड टू द राइज ऑफ स्मॉलर कोलंबियन कार्टल्स। मतलब कह रहा है कि पूरे 90s में बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसने कॉज किया, क्या कॉज किया, इन मेजर कार्टल्स के डिक्लाइन और राइज किसका, स्मॉल कोलंबियन कार्टल्स का। तो ठीक है, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, मतलब वैल्यू, इंपॉर्टेंस, पावर में डिक्रीज हो जाना, डिमिनिश हो जाना। तो यहाँ पे क्या है, डिमिनिश और डिक्रीज इन वैल्यू, इंपॉर्टेंस और पावर। यहाँ पे करेक्ट हुआ है यूज। सेकंड देखते हैं,
For those who decline towards spirituality, divine icons and sacred pictures could be gifts to be treasured for a lifetime. मतलब ऐसा जिनका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, तो उनके लिए जो डिवाइन आइकन्स और सीक्रेट पिक्चर्स होते हैं वो ऐसे गिफ्ट्स होते हैं जो जिनको वो पूरे लाइफ टाइम अच्छे से रखते हैं, संजो के रखते हैं। तो जिनका झुकाव है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, उनको डिक्लाइन नहीं होता है, इंक्लाइन होता है। मतलब टेंडिंग टू बिहेव इन अ पार्टिकुलर वे, मतलब उनका झुकाव उस तरफ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा इंक्लाइन। थर्ड क्या है? आई मस्ट डिक्लाइन द ऑफर ऑफ स्पेंडिंग अ डे ऑन द बिजी प्रोमेनेड एज आई वुड फाइंड द एक्सपीरियंस फार टू अपसेटिंग। क्या कह रहा है वो कि मुझे ये ऑफर रिजेक्ट कर देना चाहिए। किस चीज़ का ऑफर? कि बिजी प्रोमेनेड पे अपना एक डे स्पेंड करो, क्योंकि मेरे लिए वो एक्सपीरियंस काफ़ी अपसेटिंग होगा, काफ़ी वरीड करने वाला होगा, एंग्जाइटी करने वाला होगा। प्रोमेनेड क्या होता है? एक मतलब एक पाथ होता है जिस पे लोग वॉक करते हैं, जनरली किसी सी के बगल में होता है। तो यहाँ पे भी डिक्लाइन सही है। मीनिंग क्या है इसकी? रिजेक्ट, टर्न डाउन। तो जो करेक्ट सेंटेंसेस हैं हमारे इसमें वो है 2 and 3 नहीं, 1 and 3। 2 तो गलत था, 2 में इंक्लाइन था, तो 1 and 3 इज आवर आंसर। ये सारे गलत हुए। ओके, सो रेडी है आप सब नेक्स्ट पैटर्न के लिए? देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न क्या है। तो क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन हाईलाइटेड इन बोल्ड। फर्स्ट रीड द पैसेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट अबाउट, then replace the highlighted words with the correct option in order to make grammatical and contextual sense. In case the highlighted word is correct as it is, mark no improvement as the right answer. Means कि एक पैसेज दी गई है आपको, उस पैसेज में कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं, आपको देख के ये बताना है कि वर्ड्स करेक्टली यूज्ड हैं या उन्हें इम्प्रूवमेंट की, उन्हें रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत है, रिप्लेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये रहा पैसेज। यानी क्लोज टेस्ट है। मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए क्लोज टेस्ट में कि आप पूरा पैसेज एक बार पढ़ लें। इससे क्या होगा, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, थीम क्या है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है। तो उससे आप बहुत सारे वर्ड्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ये ईजी भी होगा आपके लिए कि करेक्ट वर्ड्स आइडेंटिफाई करना आपके लिए ईजी हो जाएगा अगर आप पूरा पैसेज एक बार में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम एक बार एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं पैसेज का। क्या कहना चाह रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री एट लास्ट टुक ऑफ अराउंड 50,000 ईयर्स अगो एट द टाइम ऑफ व्हाट आई हैव टर्म्ड आवर ग्रेट लीप फॉरवर्ड। मतलब क्या कह रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी? 50,000 ईयर्स अगो हुई थी। और उस टाइम को ऑथर ने क्या टर्म दिया है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। और फिर क्या बताया है? द, यहाँ पे हमारा पहला वर्ड है, oddest definite signs of that leap come from East African sites with standardized stone tools and the first preserved jewelry। मतलब साइंस है, डेफिनेट साइंस मिले हैं इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इस एरा के, इस टाइम के। कहाँ से मिले? ईस्ट अफ्रीकन साइट्स से मिले हैं। और वो साइंस क्या है? तो वो स्टैंडर्डाइज स्टोन टूल्स और पहले फर्स्ट प्रिजर्व ज्वेलरी, ये साइंस है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? ऑडेस्ट को हमें देखना है कि सही है या गलत है, हम देखेंगे आगे। पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं। उसके बाद सिमिलर डेवलपमेंट सून अपीयर इन द नियर ईस्ट, मतलब वैसे ही डेवलपमेंट्स फिर से आए। कहाँ पे आए? नियर ईस्ट, मतलब और उस तरह के साइंस मिले। उसके बाद और कहाँ मिले? एंड इन साउथ ईस्टर्न यूरोप, देन सम 40,000 ईयर्स अगो इन साउथ वेस्टर्न यूरोप। उसके बाद फिर कुछ 40,000 साल पहले साउथ वेस्टर्न यूरोप में भी मिले। where abundant artifacts are associated with fully modern skeletons of people term Cro-Magnons। मतलब वहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं कनेक्टेड, किनसे कनेक्टेड है? उन मॉडर्न स्केलेटन से। किसके स्केलेटन से? उन पीपल के जिनको नाम दिया गया है क्रो-मैग्नॉन्स। ठीक है, देयर आफ्टर, उसके बाद द गार्बेज constrained at archaeological sites rapidly becomes more and more interesting and leaves no doubt that we are dealing with biologically and behaviorally modern humans। उसके बाद वहाँ पे जो गार्बेज, इनमें गार्बेज का यहाँ पे मतलब कचरा नहीं है, जो फाइंडिंग्स है आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे, जो फाइंडिंग्स मिली है, जो एविडेंस मिला है हमें, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उससे क्या पता चल रहा है कि जो एक तो ये कि जो फाइंडिंग्स है, जो आर्टिफैक्ट्स है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। और उससे ये पता चल रहा है कि हम जिस ह्यूमंस के बारे में पता लगा रहे हैं वो बायोलॉजिकली और बिहेवियरली काफ़ी मॉडर्न थे।
Cro-Magnon garbage heaps yield not only stone tools but also tools of bone, whose suitability for shaping, for instance, into fish hooks, had apparently gone unrecognizable by previous humans. मतलब अब Cro-Magnon garbage heap से हमें क्या मिला है? स्टोन टूल्स तो मिले ही है, बोन के टूल्स भी मिले हैं, जिनकी सुटेबिलिटी, जिनका यूज़, क्या यूज़ था उनका? फॉर शेपिंग, फॉर इंस्टेंस इनटू फिश हुक, मतलब शेप करने, मतलब उससे अलग अलग शेप्स ऑफ टूल्स बनाने में जो बोन्स का यूज़ था, जैसे फिश हुक्स बनाने में, वो उनसे पहले, मतलब क्रो-मैग्नन के पहले जो ह्यूमंस थे, उनसे पहले की जो जनरेशन के ह्यूमंस थे, उनको ये पता नहीं चल पाया था कि ऐसा भी यूज़ हो सकता है बोन्स का, पर मैक्रो-मैग्नन्स को पता था। उसके बाद टूल्स वेर प्रोड्यूस्ड इन डाइवर्स एंड distinctive shapes so modern that their function as needles, awls, engraving tools and so on are obvious to us। मतलब टूल्स मिले हैं बोन से जो बने हुए, वो इतने डिवर्स है, इतने डिस्टिंक्टिव शेप्स में है, और वो इतने मॉडर्न है कि उनका फंक्शन, जो फंक्शन वो प्ले करते थे नीडल्स की तरह, ऑल्स की तरह, इनग्रेविंग टूल्स की तरह, वो अभी भी हमें क्लियर है। मतलब वो टूल्स इतने मॉडर्न थे कि उनका यूज़ हमें अभी भी पता चल जाता है कि हाँ, अगर हम टूल्स देखते हैं तो हम उसे समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये टूल इस यूज़ के लिए लाया जाता होगा। उसके बाद इंस्टेड ऑफ ओनली सिंगल पीस टूल्स सच एज handheld scrapers, multi-piece tools made their appearance। अब उसके बाद सिंगल पीस के अलावा मल्टी-पीस, मतलब एक टूल जिसमें बहुत सारे पीसेस से जो टूल बना हुआ है, वो भी हमें अब मिल रहे हैं। Recognizable multi-piece weapons at Cro-Magnon site include harpoons, spear throwers, and eventually bows and arrows, the descendants of rifles and multi-piece modern weapons। मतलब जो मल्टीपीस वेपन्स मिले हमें क्रो-मैग्नन साइट से, उसमें हार्पून, स्पीयर थ्रोवर्स, बोज एंड एरोज हैं, और ये क्या है? ये यहाँ पे डिसेंडेंट्स है किसके? राइफल्स, और जो मॉडर्न वेपन्स है, आज जो वेपन्स यूज़ होते हैं जिसमें राइफल्स आते हैं और भी मॉडर्न वेपन्स आते हैं, उनसे ये उनके डिसेंडेंट्स हैं। अच्छा, those efficient means of killing at a safe distance permitted the hunting of such dangerous prey as rhinos and elephants, while the invention of rope for nets, lines and snares allowed the addition of fish and birds to our diet। अब यहाँ पे यूज़ बताया गया है क्या, कि ये जो वेपन्स का इन्वेंशन हुआ, उससे क्या हुआ कि जो डेंजरस एनिमल्स थे, जैसे राइनोस थे, एलिफेंट्स थे, उसको उनको एट अ डिस्टेंस हंट करना ईजी हुआ, और जो रोप का इन्वेंशन हुआ नेट्स के लिए, लाइन्स के लिए, स्नेयर्स के लिए, उससे फिशिंग और बर्ड हंटिंग काफ़ी कन्वीनियंट हो गई, तो वो अपने डाइट में फिश एंड बर्ड्स को भी इंक्लूड करने लगे। क्रो-मैग्नन्स रिमेन्स ऑफ हाउसेस एंड सिवन क्लोथिंग प्रूव टू अ ग्रेटली इम्प्रूव एबिलिटी टू सर्वाइव इन कोल्ड क्लाइमेट्स, एंड रिमेन्स ऑफ ज्वेलरी एंड केयरफुली बर्डेड स्केलेटन्स इंडिकेट रिवॉल्यूशनरी एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि उनको एक स्यूड क्लोथ, सिले हुए कपड़े मिले, उससे ये पता चलता है, और हाउसेस के जो रिमेन्स मिले उससे ये पता चलता है कि उन्हें एबिलिटी आ गई थी कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करने की, और ज्वेलरी से और स्केलेटन जिनको बहुत अच्छे तरह से बड़ी किया गया था, उससे ये इंडिकेट होता है कि एस्थेटिक, क्योंकि एस्थेटिक क्या अपीयरेंस से रिलेटेड होता है, तो ज्वेलरी अपीयरेंस से रिलेटेड हिंट दे रही थी, और जो अच्छे से बड़ी करना है वो स्पिरिचुअलिटी को हिंट कर रहा था। तो ये जो पैसेज था ये एक्चुअली क्रो-मैग्नन्स के बारे में था, और उनसे जो मिला है एविडेंस कि उनकी स्पेशली जो टूल्स जो वो यूज़ करते थे उनके बारे में है ये। सो अब हम क्या करेंगे, पहला वर्ड देखते हैं, यहाँ पे है ऑडेस्ट। तो अगर हम देखें इन लाइंस को, तो ये काइंड ऑफ एक क्रोनोलॉजी इस्टेब्लिश कर रही है। कैसे? पहले ऑथर कह रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री ने 50,000 ईयर्स पहले ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट हुई, जिसको उसने टर्म किया ग्रेट लीप फॉरवर्ड पे। उसके बाद वो बता रहा है कि ये डेफिनेट साइंस क्या थे, ये सारे उसके साइंस थे, स्टोन टूल्स और ज्वेलरी। उसके बाद सिमिलर डेवलपमेंट्स कहाँ पे आए, मतलब वैसी ही चीज़ें कहाँ मिली, नियर ईस्ट में मिली और सदर्न ईस्टर्न यूरोप में मिली, और फिर यहाँ पे क्या है 40,000 ईयर्स अगो साउथ वेस्टर्न यूरोप में मिली, जहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स क्रो-मैग्नन्स से लिंक्ड मिले। तो आप देखें यहाँ पे 50,000 हो रहा है, यहाँ पे 40,000 हो रहा है, मतलब हम पास्ट से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे जो वर्ड है ये ऑडेस्ट, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंज, और यहाँ पे चूंकि ये सुपरलेटिव है तो स्ट्रेंजेस्ट, तो डेफिनेट साइंस नहीं होंगे। यहाँ पे जो ऑथर है उसका जो फोकस है वो
टाइम पे है, तो हमें वो क्या कहना चाह रहा है कि इसके सबसे पहले जो डेफिनेट साइंस मिले थे वो मिले थे यहाँ पे, उसके बाद के साइंस यहाँ मिले, और 40,000 ईयर्स मतलब जब टाइम में हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे भी साइंस मिले। तो हमें एक ऐसा एडजेक्टिव चाहिए जो टाइम को रेफर कर सके। तो अर्लीस्ट हो सकता है, सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, ट्रूएस्ट नहीं, न्यूएस्ट वो भी टाइम को रेफर करता है। अब अर्लीस्ट या न्यूएस्ट होगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो टाइम में आगे बढ़ रहा है, तो हमें पहले उनको सबसे पहले ये एविडेंस मिला, उसके बाद ये एविडेंस मिला, फिर ये एविडेंस मिला, तो ये तो सबसे पहले मिला। तो अर्लीस्ट यहाँ पे वर्ड सही होगा, जिसका मतलब होता है सबसे पहला। न्यूएस्ट नया नहीं, नया एविडेंस तो यहाँ मिल रहा था ना, उनको नया एविडेंस तो आगे मिला, पर यहाँ पे तो सबसे पुराना एविडेंस मिला, तो यहाँ पे अर्लीस्ट वर्ड सही है। ठीक है, सेकेंड वर्ड बी, यहाँ पे क्या है, देयर आफ्टर द गार्बेज कॉन्स्ट्रेन्ड एट आर्कियोलॉजिकल साइट्स। कॉन्स्ट्रेन्ड का मतलब क्या होता है, लिमिट करना, लिमिटेड और उनको रिस्ट्रेन करना। तो जो गार्बेज था, जो आर्टिफैक्ट, उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, उनको फॉरगॉटन नहीं सी आ गया ये तो, हाँ, कीप, डिफेंडेड, प्रिजर्व्ड या परपेचुएटेड। तो जो आर्टिफैक्ट थे उनको अच्छे से जो वहाँ पे रखा गया था, उससे हमें ये इंडिकेट हो रहा था। तो प्रिजर्व्ड विल बी आवर आंसर, कीप नहीं, डिफेंडेड नहीं, परपेचुएटेड नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक ग्रामर एंगल भी देता हूँ आपको। द गार्बेज कॉन्स्ट्रेंड, मैंने आपको पिछले वाले सेशन में बताया था कि हम ये क्या है, कॉन्स्ट्रेंड एट आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है, ये एक्चुअली एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि पास्ट पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रहा है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं वो या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल ईडी फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। बट यहाँ पे तो ये बेस फॉर्म है कीप, तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया। डिफेंडेड, आर्टिफैक्ट्स को डिफेंड नहीं, उनको डिफेंड नहीं किया जा रहा था, ना ही उनको परपेचुएट का मतलब होता है कंटिन्यू करना, ठीक है, सस्टेन करना। तो ये दोनों मीनिंग गलत है। प्रिजर्व किया करके रखा गया था उन्हें, वो ये चीज़ हिंट कर रहे थे। तो हमारा इसमें आंसर है प्रिजर्व, ठीक है। सी पे आते हैं हम। सी में क्या कह रहे हैं कि क्रो-मैग्नन गार्बेज हीप्स यील्ड नॉट ओनली स्टोन टूल्स बट ऑल्सो टूल्स ऑफ बोन whose suitability for shaping, for instance, into fish hooks had apparently gone unrecognizable by previous humans। अब यहाँ पे क्या कह रही कि क्रो-मैग्नन के जो गार्बेज से जो हमें मिला, क्या मिला, स्टोन टूल्स मिला और टूल्स ऑफ बोन्स मिला। अब देखिए यहाँ पे टूल्स ऑफ बोन की भी बात हुई है, जिनका जो सूटेबिलिटी मतलब जिनका जो यूज़ था, जो अप्रोप्रिएट थे इस यूज़ के लिए, किस यूज़ के लिए, शेपिंग, मतलब जो बोन थे उनको अलग अलग शेप्स में ढाल के एक अलग अलग तरह से यूज़ करना, वो चीज़ क्या थी, जो प्रीवियस ह्यूमंस थे उनको वो चीज़ पता नहीं थी, वो अनरिकॉग्नाइज्ड थी, क्योंकि उन प्रीवियस ह्यूमंस के पास वो नॉलेज नहीं हुई होगी, उनको अवेयरनेस नहीं होगी कि जो बोन है उससे भी हम टूल्स बना सकते हैं। यहाँ पे अनरिकॉग्नाइजेबल लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है अनआइडेंटिफाइबल। क्या होता है मतलब अगर हम यहाँ पे अनरिकॉग्नाइजेबल लिख दे तो ये मीनिंग आएगा कि जो सूटेबिलिटी, जो यूज़ था, उसके अपीयरेंस में कुछ चेंजेस, कुछ ऑल्टरेशंस हो गए थे, अब वो पता नहीं चल पा रहा था। वो मीनिंग नहीं है यहाँ पे। मीनिंग है कि उनको पता ही नहीं था कि बोन को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अनरिकॉग्नाइज्ड हमारा सही आंसर है इसमें, ठीक है। अनरिकॉग्नाइजेबल गलत है। अब हैड गॉन, ये तो यहाँ पे ईडी फॉर्म ही आएगी, तो ऑब्सक्योर तो आएगा नहीं, ओवरलुक तो आएगा नहीं, फॉरगॉटन भी नहीं आएगा। वो ऐसा नहीं था कि वो भूल गए थे, उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा यूज़ कर सकते हैं वो। और ऑब्सक्योर और ओवरलुक, एक तो ये पार्टिसिपल फॉर्म में नहीं है और दूसरा ये कॉन्टेक्स्ट में भी फिट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, अनरिकॉग्नाइज्ड। तो our answer will be 4 for this। डी पे आते हैं। डी हमसे क्या कह रहा है कि टूल्स वे प्रोड्यूस्ड इन डाइवर्स एंड डिस्टिंक्टिव शेप्स
so modern that their functions as needles or engraving tools and so on are obvious to us। मतलब कहना चाह रहा है कि जो टूल्स थे वो इतने मॉडर्न थे, उस टाइम के लिए इतने मॉडर्न थे कि उनका यूज़ आज भी हमें क्लियर है। हम देख के बता दे रहे हैं कि ये टूल्स किस लिए यूज़ हुए थे। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, एक मिनट ये, हाँ हाँ, आउटडेटेड, अनफैशनेबल, फ्यूडल, ऑब्सोलीट, ये सारे गलत हैं। वो कहना ही चाह रहे हैं कि इतने मॉडर्न थे कि उनका यूज़ अभी भी एपरेंट है, बट ये आउटडेटेड, ऑब्सोलीट और फ्यूडल, ये तीनों का मतलब होता है पुराना, एंशिएंट, आर्काइक। और अनफैशनेबल का मतलब होता है जो पॉपुलर ना हो, अनपॉपुलर। तो इनमें से कोई भी फिट नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट हमारा आंसर है, क्योंकि जो मॉडर्न है वो वहाँ पे बिल्कुल करेक्टली यूज्ड है। वो इतने मॉडर्न थे, उनका यूज़ हमें एपरेंट था। ये क्या है? Recognizable multi-piece weapons at Cro-Magnon sites include harpoons, spear throwers, and eventually bows and arrows, the descendants of rifles and other multi-piece modern weapons। अब descendant का मतलब क्या होता है? उनके बाद जो आया। अब आप भी बताइए, जो मॉडर्न वेपन्स है वो पहले आए होंगे, या जो क्रो-मैग्नन साइट से जो मिला है, जो पास्ट में क्रो-मैग्नस यूज़ करते थे वो पहले आए होंगे। तो जो क्रो-मैग्नन साइट से जो मिला है वो एक्चुअली इनके डिसेंडेंट्स नहीं थे, वो इनके प्रीकर्सर थे। मतलब प्रीकर्सर मतलब जो चीज़ पहले आई, जो राइफल्स थे, मॉडर्न राइफल्स, उनसे पहले ये आए थे। और बाकी सक्सेसर फॉलोअर दोनों ही ये हैं, मतलब बाद में आने वाले। गलत है। टेस्टिमनी जो एग्जाम्पल होता है, तो ये गलत। हमारा जो सही आंसर होगा वो उसमें होगा प्रीकर्सर। और फिर हम आते हैं एफ पे। तो रिमेन्स ऑफ हाउसेज एंड स्यून क्लोथिंग प्रूफ टू अ ग्रेटली। अब यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है, प्रूफ तो ऐसे भी गलत है क्योंकि ये नाउन है, ठीक है। रिमेन्स ऑफ हाउसेज एंड स्यून क्लोथिंग प्रूफ टू अ ग्रेटली इम्प्रूव स्टेबिलिटी, एबिलिटी टू सर्वाइव इन कोल्ड क्लाइमेट्स। यहाँ पे वर्ब मिसिंग है, हमें वर्ब चाहिए। प्रूफ नाउन है, हमें वर्ब ढूंढना होगा। अब वर्ब क्या है? डेमॉन्स्ट्रेट, एविडेंट, इनकॉर्पोरेट, टेस्टिफाई। एविडेंट तो एडजेक्टिव है, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। इनकॉर्पोरेट, टेस्टिफाई या डेमॉन्स्ट्रेट। तो अगर हम देखें कि रिमेन्स है, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हमें वर्ब भी प्लूरल चाहिए होगी। पर हम यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेट है, जो गलत है। वो चीज़ प्रूफ कर रहे थे, मतलब जो रिमेन्स थे हाउसेस के और जो स्यून क्लोथिंग थे, वो ये प्रूफ कर रहे थे कि वो कोल्ड को भी सर्वाइव कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेट का मतलब इंक्लूड होता है, टेस्टिफाई का मतलब होता है टू प्रूव समथिंग। तो 4 हमारा सही आंसर है इसमें, नो इम्प्रूवमेंट गलत। यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? यहाँ पे आएगा आंसर टेस्टिफाई। तो हमने क्लोज टेस्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ पैटर्न पे, जो कि आरसी है, ठीक है। अब आरसी में क्या अप्रोच रहेगी आपकी, वो मैं दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक बार सारे क्वेश्चंस को पहले एक बार देख लेंगे किस तरह क्वेश्चन है। अगर कोई वर्बल क्वेश्चन है तो हम कोशिश करेंगे वर्बल क्वेश्चन लाइक एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, मे बी अगर उसमें पैसेज में ही इंक्लूड कोई एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन हो गया या फिलर्स हो गए, तो हम उसे ऑन स्पॉट वहीं पे सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्या कह रहा है कि इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पैसेज द ऑथर वुड अग्री। मतलब ऑथर किससे अग्री होगा, तो ये थर्ड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, ऑथर का प्राइमरी पर्पस। तो ये दोनों क्वेश्चन तो पैसेज पढ़ने के बाद ही हम क्लियरली बता पाएंगे। उसके बाद कंसेप्ट क्या हिस्टोरिटी का है, द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिसिटी इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी रेफर्स टू which of the following would not align with the author's view about DSM, or these are tempting but misleading promises. The sentence given above can logically begin with which of the following paragraphs. Okay, फिर यहाँ पे लाइन दी हुई है, उससे क्या ऑथर इंटेंड कर रहा है कन्वे करने का, वो है, ठीक है। तो एक भी वर्बल क्वेश्चन नहीं है, हमें आरसी रीड करना होगा। मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, आप आरसी पढ़ लें वीडियो पॉज करके, और फिर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम आरसी को तो स्किम कर लेंगे, देखेंगे आरसी किस पे बेस्ड है, क्या कहना चाह रही है, थीम क्या है और कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो क्या कहना चाह रहा है, द पावर ऑफ डायग्नोस्टिक्स इज बिकमिंग मोर पोटेंट इन 2022 द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स DSM, द बाइबल ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, अपीयर्ड ऑन द वॉल स्ट्रीट जर्नल्स बेस्ट
bestseller list for the first time. It was also the top-selling psychiatry book on Amazon. 5 editions have been published since 1952, and the latest, the DSM-5-TR 2022, is perhaps the most popular of them all. Why? Is it the promise that science can assess and understand human suffering? Is it the belief that this understanding can help us find specific, appropriate and effective treatment for our problems? मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो पावर ऑफ डायग्नोसिस है वो पावरफुल, बहुत इफेक्टिव होती जा रही है। 2022 में जो ये डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल आया था मेंटल डिसऑर्डर्स का, जिसको बाइबल भी कहते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के बेस्ट सेलर लिस्ट में पहली बार आया। उसने अमेजॉन में भी टॉप सेलिंग बुक बना, वो टॉप सेलिंग साइकेट्री बुक। उसके बाद उसकी 5 एडिशंस अब तक पब्लिश हो चुके हैं 1952 तक, और जो लेटेस्ट है वो सबसे पॉपुलर है। बट क्यों है? द ऑथर इज यहाँ पे कॉन्टेम्पलेट कर रहा है क्यों ऐसा क्यों है कि इसकी पॉपुलैरिटी इस बुक की इतनी ज़्यादा है। फिर वो क्वेश्चन करा कि क्या ये इज़ इट द प्रॉमिस, क्या ये प्रॉमिस है कि साइंस एसेस कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है ह्यूमन सफरिंग को? क्या ये बिलीफ है कि ये अंडरस्टैंडिंग जो स्पेसिफिक, अप्रोप्रिएट और इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी हमारे प्रॉब्लम्स के लिए? तो ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे ऑथर इज लाइक वंडरिंग, वो पहले एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ ये बुक है, ये पॉपुलर है, बट व्हाट इज द रीजन, ही इज वंडरिंग व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस बुक्स पॉपुलैरिटी। सेकंड पैरा पे आते हैं। ह्यूमन सफरिंग इज नॉट डिफाइंड बाई एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरीज, इट डज नॉट एग्जिस्ट independently of humans who are suffering. Useful as the DSM is, any project that seeks to list and categorize psychological problems in terms of some deviation from a definition of what is normal runs the risk of forgetting that disorders do not appear out of thin air. They have their own history. They are also part of our histories. Moreover, they do not remain constant, they change just as we change. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन सफरिंग उसको हम जनरली और जनरल टर्म्स से, जनरल कैटेगरी से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ह्यूमन से अलग नहीं है। वो ह्यूमंस की सफरिंग्स, जो ह्यूमन जो सफ़र कर रहे हैं उनसे कनेक्टेड होता है। तो DSM मे बी यूजफुल हो, बट कोई प्रोजेक्ट जो कि लिस्ट करे और कैटेगराइज करे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को किन टर्म्स में कि एक नॉर्मल से कितना अलग है, वो नॉर्मल जो होता है, एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, उससे कितना डेविएट करता है, उसके बेसिस पे अगर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लिस्ट और कैटेगराइज कर रहा है, तो वहाँ पे रिस्क है। क्या रिस्क है? कि वो इस चीज़ को कि डिसऑर्डर्स अपने आप नहीं आते हैं, वो इस चीज़ को, इस फैक्ट को वो एक्सक्लूड कर सकता है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी खुद की अपनी हिस्ट्री होती है, वो कहीं से स्टार्ट होते हैं, उनकी अपनी स्टोरी होती है, वो भी हमारे हिस्ट्रीज का ही पार्ट है। और तो और वो कांस्टेंट नहीं रहते, वो चेंज होते हैं, हम चेंज होते हैं, तो हमारे साथ जो डिसऑर्डर्स है वो भी चेंज होते हैं। थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। फ्रॉम द मोमेंट इट वॉज कंसीव्ड इन द मिड 20th century, द DSM was hailed by many as a liberating and revolutionary scientific project. मतलब जब से वो मिड 20th century में जब से वो उसको लाया गया था, उसको बनाया गया था, कंसीव मतलब बनाना, तो उस टाइम से DSM को बहुत प्रेज किया गया है। बहुत लोगों ने कैसे प्रेज किया है? एज अ लिबरेटिंग और रेवोल्यूशनरी साइंटिफिक प्रोजेक्ट की तरह प्रेज किया है, बट नॉट एवरीवन हैज़ अग्रीड। मतलब जो व्यूज़ है, जो प्रेजेस है, उससे हर कोई अग्री नहीं करता है। क्यों नहीं अग्री करता है? क्योंकि बहुत सारे एक तो DSM और इसके जैसे जो और भी डायग्नोस्टिक टूल्स है उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है। क्यों? इनके बेसिस पे, क्योंकि कहा गया कि वो व्हीकल्स है कॉर्पोरेट मेडिसिन के, प्रोडक्ट्स है ब्यूरोक्रेटिक हेल्थ सिस्टम्स के, और रिडल्ड हैं, मतलब भरे हैं, फिल्ड हैं किससे? फॉल्स कैटेगरीज से। और वो ये चीज़ एक्सक्लूड करते हैं, वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि साइकोलॉजिकल सफरिंग है वो कनेक्टेड होती है सोसाइटी से, जहाँ पे वो बनती है, जहाँ से वो प्रोड्यूस होती है। ये चीज़ें वो इंक्लूड नहीं करते हैं। However, within this debate, the personal histories of those who actually experience suffering are often overlooked. और जो उनकी हिस्ट्री, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो इन डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। ओवरलुक करना मतलब इग्नोर करना, तो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है ये जो भी DSM या फिर जो डायग्नोस्टिक टूल्स होती हैं। अब we come to the fourth paragraph. Human experience is distributed, non-specific and flows in time.
The checklist style organization of the disorders that populate diagnostic manuals and tests, including online questionnaires, mental health apps, and personality inventories, tend to forget that people have some awareness of themselves as agents in a timeline that is coming from somewhere which is the past and going towards somewhere which is the future. मतलब जो बता रहा है कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंस वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं जो कि टाइम में वो आगे बढ़ता है वो एक्सपीरियंस। उसके बाद लेकिन जो ये चेकलिस्ट स्टाइल होती है डिसऑर्डर्स को ऐसे ऑर्गेनाइज करने की, ऐसे कैटेगराइज करने की, किस चीज़ के बेसिस पे कि क्वेश्चनेयर्स डाल दिया उन्होंने, मेंटल हेल्थ ऐप्स डाले, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज डाली, वो ये चीज़ एक्सक्लूड कर देते हैं, ये चीज़ नहीं कंसिडर करते हैं कि कुछ लोगों को भी अपना कुछ अवेयरनेस होता है कि वो उनकी भी एक टाइमलाइन है जो कि पास्ट से फ्यूचर की तरफ जा रही है। एंड दिस डिस्टिंक्टली ह्यूमन फीचर ऑफ आवर एक्सपीरियंस, इट्स historicity has been at the center of the work of philosophers like Martin Heidegger and psychoanalysts like Jacques Lacan। तो ये जो बहुत जो डिफरेंट ह्यूमन फीचर है, कौन सा फीचर हमारे एक्सपीरियंस का, उसकी जो हिस्टोरिसिटी है वो सेंटर रही है, मतलब वो मेन फोकस रहा है फिलोसोफर्स जैसे मार्टिन हाइडेगर और साइकोएनालिस्ट लाइक जैकेस लकान के वर्क का। लेट्स अ क्वेश्चन अबाउट द फैक्चुअल स्पेसिफिक्स ऑफ वंस टाइमलाइन, which means what happened when and where. Historicity in philosophy refers to the fact that we are constantly creating and recreating self narratives। अब historicity का मतलब ये नहीं कि कब किसके लाइफ में कहाँ क्या हुआ, उसका जो historicity है वो इसको रेफर करती है कि हम हमेशा सेल्फ नैरेटिव्स क्रिएट करते रहते हैं और रिक्रिएट करते रहते हैं। और this is how we try to make sense of our lives as we move along the immediate pathways that connect our past to our future। अब जैसे ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं पास्ट से फ्यूचर में, तो जो कनेक्शंस हम बनाते चलते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको सेंस बनाने के लिए कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। और इसी तरह हम ये क्रिएट करते हैं सेल्फ नैरेटिव्स और फिर उसको रिक्रिएट करते हैं, इसी तरह से हम जो लाइफ में हमारे कनेक्शंस बन रहे हैं, हमारे लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो इवेंट्स कैसे कनेक्टेड है उसका हम सेंस बनाने की, उन्हें अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करते हैं। बट देन दीज meandering एंड confusing pathways full of dead ends and false connections often contribute to our suffering। बट क्या होता है, कभी कोई जो पाथवेज है, जो कनेक्शन जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी वो डेड एंड होते हैं, उसके आगे हमें कुछ मिलता ही नहीं है, कभी कभी बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, कभी कभी लिंक नहीं होते हैं, कभी हमें समझ में नहीं आता। तो इससे क्या होता है, ये क्या सफरिंग कॉज करते हैं। It's tempting to believe that we can see ourselves objectively reflected in the diagnostic criteria and checklist of Bibles like the DSM, but our individual stories and anxieties elude easy diagnosis because they do not exist independently of our history or our attempt to articulate them, make sense of them, and fit them into the identities we are constantly trying to form of ourselves। मतलब ये बहुत ही टेम्पटिंग हो सकता है कि हम चाहे कि बिलीव कर ले कि जो हम देखते हैं इन चेकलिस्ट में या इन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में, और हमें मिल भी जाता है, हम देखते हैं कि हाँ हम जो फील कर रहे हैं, हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो यहाँ पे हमें मिल रहा है, लेकिन वो तो उस समय काफ़ी टेम्पटिंग होता है कि हम इस चीज़ को बिलीव कर ले। बट जो हमारी इंडिविजुअल स्टोरीज और एंग्जाइटीज़ है वो इन ईजी डायग्नोसिस जो भी है, जो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और चेकलिस्ट है, वो इससे बच के निकल जाती हैं, वो इनमें इंक्लूड नहीं हो पाती हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है, ना ही हमारी हिस्ट्री, ना ही हमारा जो अटेम्प्ट है उनको समझने का, उनका सेंस बनाने का या अपने आइडेंटिटीज़ में उनको फिट करने का, जो कि हम हमेशा बनाते रहते हैं कि हम कैसे हैं, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हम कैसे बिहेव करते हैं। तो ये जो पूरा पैराग्राफ था ये एक्चुअली DSM के बारे में था और डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में था, और मेनली जो ऑथर का फोकस था वो ये था कि कैसे डायग्नोस्टिक टूल्स जो एक्सपीरियंस है ह्यूमंस की जो सफ़र कर रहे हैं, उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उनको अकाउंट में नहीं लाते हैं। दे ऑब्जेक्टिवली दे क्रिएट क्वेश्चनेयर, दे क्रिएट चेकलिस्ट्स और उसके बेसिस पे वो इन जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पैसेज दैट द ऑथर वुड अग्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब हमें ये स्टेटमेंट दिए हुए और हमें बताना है कि ऑथर है इस पैसेज का वो किस स्टेटमेंट से अग्री करेगा। पहला, इन द नेम ऑफ साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी DSM वायलेंटली ट्रांसफॉर्म मल्टीफैसेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड नोशन
into a historical sets of data। मतलब साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी के नेम में जो DSM है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है मल्टीफेसेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड नोशंस को एक सेट ऑफ डेटा में, जो कि सही है। पूरे पैसेज में ऑथर ने यही कहा है कि कैसे जो DSM है वो काफ़ी चीज़ों को, जैसे ह्यूमन एक्सपीरियंस, उनके टाइमलाइंस और हिस्टोरिसिटी को एक्सक्लूड कर देता है, उनको कंसिडर नहीं करता, और एक ऑब्जेक्टिव वे में क्वेश्चनर्स में चेकलिस्ट के फॉर्म में कैटेगराइज कर देता है। तो हाँ, 1 सही है। हम 2, 3 एंड 4 को भी चेक कर लेंगे, क्योंकि 5 भी है, तो 5 तो नहीं होगा क्योंकि हमें 1 मिल चुका है। ये ऑथर इससे अग्री होगा। दूसरा क्या है, DSM इज फ्लॉड बिकॉज द बायसेस ऑफ इट्स आर्किटेक्ट्स आर इम्प्लिसिट इन कंस्ट्रक्शन। मतलब DSM में फ्लॉज है, मिस्टेक्स है, क्योंकि जो उनके जो आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने DSM बनाया है, उनके बायसेस, उसके जो वो बना रहे थे उन्होंने अपने बायसेस उसमें डाल दिए। अब उनके बायसेस का कोई मेंशन नहीं है। पूरा पैसेज हमें ये नहीं बता रहा कि जिन्होंने DSM बनाया उन्होंने अपने खुद के जो उनके ओपिनियंस थे, प्रिजम्पशंस थे, वो उसमें डाल दिए। नहीं, उन्होंने ये नहीं, पूरे पैसेज में हमें ये नहीं मिला है। कोई भी बायसेस DSM के क्रिएटर्स की मेंशन नहीं हुई है, तो we will not consider this as our answer। Third, one's decisions must take into account subjective factors, not just objective realities। अब देखिए, पैसेज में बताया तो गया है कि सब्जेक्टिव चीज़ों को लेना चाहिए, पर्सनल एक्सपीरियंस को लेना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़, फैक्ट्स हो गए, फिगर्स हो गए, उन्हें नहीं कंसिडर करना चाहिए सिर्फ। लेकिन वंस डिसीजन की बात नहीं हो रही है पैसेज में, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की बात हो रही है। तो इससे ये भी गलत हो गया। फोर्थ, द बेस्ट वे टू डायग्नोज समवन इज टू फोकस ओनली ऑन देयर पर्सनल हिस्ट्री रेदर देन यूजिंग डायग्नोस्टिक टूल्स। बेस्ट वे क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ पर्सनल हिस्ट्रीज में फोकस करें और डायग्नोस्टिक टूल्स को हटा दें। नहीं, ऑथर ने पूरे पैसेज में ये नहीं कहा है कि डायग्नोस्टिक टूल्स को हटा देना चाहिए, पर्सनल हिस्ट्रीज को ही फोकस करना चाहिए। उसने बस ये कहा है कि जो डायग्नोस्टिक टूल्स है वो ये चीज़ कंसिडर नहीं करते, उन्हें कंसिडर करना चाहिए। ये बहुत ही एक्सट्रीम है स्टेटमेंट है, बिकॉज ऑफ द वर्ड ओनली, कि आपको सिर्फ उस पर ही फोकस करना चाहिए, जो कि ऑथर इससे अग्री नहीं करेगा, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है कि वो बिल्कुल से उसने हटा दिया डायग्नोस्टिक टूल्स को, इनवैलिडेट कर दिया और सिर्फ बोला कि आप सिर्फ इसको फोकस करो। उसने कहीं ऑथर ने ऐसा नहीं कहा है। तो 4 भी हमारा करेक्ट है, नन ऑफ दिस करेक्ट है, इनकरेक्ट है हमारा, 4 इनकरेक्ट है। आंसर इज नंबर 1, जो कह रहा है कि हाँ, DSM जो है वो बहुत सारे मल्टीफेसेटेड, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स वाले चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड नोशंस को वो बहुत ही मतलब सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करता है, मतलब डेटा के फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। In the third paragraph of the passage, the author primary purpose is to explain the history of the development of the DSM, to point out the successes and failures of the DSM, to give evidence that highlights the popularity of the DSM, to highlight the grounds on which the DSM has been criticized, या to explain how the DSM has lost its relevance in modern times। अब देखते हैं थर्ड पैराग्राफ कहाँ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हाँ, तो थर्ड पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि ऑथर ने मेनली क्रिटिसाइज किया। पहले उसने ये बताया कि इसे प्रेज तो किया जाता है, बट हर कोई इसे प्रेज नहीं करता, और उसके फ्लॉज ये सारे हैं, क्योंकि उसे कॉर्पोरेटाइज मेडिसिन का व्हीकल माना गया है, ब्यूरोक्रेटिक हेल्थ सिस्टम का प्रोडक्ट है, वो फील्ड है वो फॉल्स कैटेगरीज से, और साइकोलॉजिकल सफरिंग को जो कनेक्ट करती है, जो सोसाइटी से कैसे कनेक्टेड है, वो इस चीज़ को एक्सक्लूड कर देता है, कंसिडर करता ही नहीं है। हाँ, तो इसने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया है मोस्टली। तो कहाँ पे क्रिटिसाइज़ की बात हुई है, हाँ, यहाँ पे। तो ये हमारा सही आंसर होगा। उसने हिस्ट्री डेवलपमेंट की नहीं, DSM के डेवलपमेंट की हिस्ट्री उसने नहीं डिस्कस की है। सक्सेस एंड फेलियर उसने पॉइंट आउट नहीं किया है कि हाँ, DSM यहाँ पे सक्सेसफुल रहा है, ये उसके सक्सेसेस हैं, यहाँ पे वो फेल हुआ है, यहाँ पे ये उसके फेलियर है, ये उसने नहीं किया है। उसकी पॉपुलैरिटी को उसने प्रूव नहीं किया है, और नहीं उसने ये कहा है कि DSM मॉडर्न टाइम्स में रेलेवेंट नहीं है। उस थर्ड पैराग्राफ में उसका प्राइमरी पर्पस जो है ऑथर का, वो ये है कि DSM को किस रीजंस की वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है, वो हमें बताए वो। द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिसिटी इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी रेफर्स टू, हिस्टोरिसिटी कहाँ पे था, हिस्टोरिसिटी यहाँ पे था, ठीक है।
क्या कहा जा रहा है? लेट्स अ क्वेश्चन अबाउट दिस फैक्चुअल स्पेसिफिक ऑफ वंस टाइमलाइन, व्हाट हैपेंड व्हेन एंड वेयर. Historicity in philosophy refers to the fact that we are constantly creating and recreating self-narratives. This is how we try to make sense of our lives as we move along the immediate pathways that connect our past to our future. These meandering and confusing pathways full of dead ends and false connections often contribute to our suffering. ठीक है, देखें हम कौन The broader social and historical factor of the culture we belong to, नहीं. The fact that we constantly create, हाँ ये सही है, यहीं पर तो लिखा है. हाँ क्या तो लिखा हुआ है? Historicity in philosophy refers to the fact that we are constantly creating and recreating self narrative. तो दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे सही होगा. ये नहीं, तो फैक्चुअल स्पेसिफिक नहीं, उसने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि लेट्स अ क्वेश्चन अबाउट द फैक्चुअल स्पेसिफिक, मतलब फैक्चुअल स्पेसिफिक के बारे में उतना नहीं है. और यहाँ कह रहा है कि फैक्चुअल स्पेसिफिक के बारे में ही है. नहीं, नेगेटिव इवेंट्स की बात नहीं हुई है और जियोग्राफिकल फैक्टर्स की बात भी नहीं हुई है. तो हमारा आंसर इसमें क्या है? ये है बी. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अलाइन विद द ऑथर्स व्यूज अबाउट DSM. अब DSM के बारे में जो ऑथर के व्यूज़ है इनमें से कौन सा अलाइन नहीं होता है? देखते हैं हम. द DSM इज नॉट कम्प्लीटली यूजलेस इन इट्स फंक्शन. नहीं, कम्प्लीटली यूजलेस तो नहीं है DSM, क्योंकि उसने यहाँ पे कहा है ऑथर ने. ये क्या हो गया? हाँ, कहाँ पे एक मिनट. हाँ ये रहा. यूजफुल एज अ DSM इज, मतलब ऑथर ने ये माना तो है कि DSM यूजफुल है, बट वो कैटेगराइज करता है, लिस्ट करता है, और वो ये चीज़ इंक्लूड नहीं करता. क्या? हिस्ट्री, और ये उनकी मतलब हिस्ट्री इंक्लूड नहीं करता, और जो चेंजेस जो आते हैं वो इंक्लूड नहीं करता. बट हाँ, ऑथर है सेड कि हाँ DSM इज यूजफुल एज अ DSM इज. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि DSM यूजलेस है. द DSM इज टू ऑब्जेक्टिव. हाँ बिल्कुल. नहीं, एक मिनट. ये तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा कि हमें क्या बताना है कि अलाइन जो नहीं करे. बट ये तो ऑथर मान ही रहा है कि कम्प्लीटली यूजलेस तो नहीं है. अब DSM इज टू ऑब्जेक्टिव इन इट्स अप्रोच, ये गलत हो जाएगा. DSM ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल. ऑथर ने कहा है कि बहुत ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर पे बेस्ड है, एक्सपीरियंस को कंसिडर नहीं करता है. द DSM डज नॉट टेक द कॉन्टीन्यूटी ऑफ नैरेटिव अक्रॉस टाइम फ्रेम्स इनटू कंसिडरेशन. हाँ, ऑथर ने ये भी कहा है कि जो टाइमलाइन है, जो लोग बिलीव करते हैं कि उनका टाइमलाइन जो पास्ट से फ्यूचर की तरफ जाता है, उसको DSM कंसिडर नहीं करता. ये भी गलत. द DSM's क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल लूजली डिफाइंड. हाँ बिल्कुल लूजली डिफाइंड है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को तो वो एक्सक्लूड कर रहा है. तो वो जो डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई कर रहा है वो एकदम से एक्यूरेट तो है नहीं, क्योंकि उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हटा रखी हैं, उससे कंसिडर नहीं किया है उसने. तो ये भी गलत. द DSM शुड बी अपडेटेड टू टेक मॉडर्न मेंटल हेल्थ इशूज़ इनटू अकाउंट. अब ये ऑथर ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि DSM को अपडेट करना चाहिए, कि जो मॉडर्न हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो आज के समय के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको भी वो उसको कंसिडर करे, उसको भी वो देखे. तो ये तो बिल्कुल भी ऑथर ने नहीं कहा है. हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि जब उसने मेंशन नहीं किया तो अलाइन भी नहीं करता है उसके ऑथर के व्यूज़ से. दीज आर टेम्पटिंग बट मिसलीडिंग प्रोमिसेस. अब ये सेंटेंस कहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, किस पैसेज से स्टार्ट हो सकता है? क्या? दीज आर टेम्पटिंग बट मिसलीडिंग प्रोमिसेस. ओके, अब हमें देखना कि अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी. तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे लिखा है दीज आर टेम्पटिंग बट मिसलीडिंग प्रोमिसेस, मतलब ये बहुत टेम्पटिंग बट मिसलीडिंग प्रोमिसेस हैं. मतलब प्रोमिसेस को पहले कभी मेंशन किया गया होगा, तभी तो ये लाइन कह रही है कि दीज मतलब ये मिसलीडिंग प्रोमिसेस है. तो हमें देखना है कि कहाँ पे हुआ है. तो प्रोमिसेस हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बार हुआ था कि वाई इज इट द प्रोमिस. क्या ये प्रॉमिस है कि साइंस असेस कर सकता है? क्या ये बिलीफ है कि ये अंडरस्टैंडिंग हमें इफेक्टिव ट्रीटमेंट, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी? तो इसी बिलीव्स को कहा गया है कि ये मिसलीडिंग है और टेम्पटिंग है. तो इसके बाद जो पैराग्राफ आ रहा है ये इसको ही वो स्टार्ट करेगी. तो सेकेंड पैराग्राफ होगा इसका आंसर. तो इसका आंसर क्या होगा?
सेकंड, थर्ड नहीं, फर्स्ट नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं। तो हमने कैसे किया, हमने यहाँ पे देखा प्रोमिसेस की बात हुई है, हम गए पैसेज में, हमने देखा कि प्रोमिसेस की बात फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में हुई थी, तो एंड में हुई थी तो उसके बाद सब जो पैराग्राफ होगा, जो सेकंड होगा, उसमें ही इसका डिस्क्रिप्शन होगा, तो वो सेकंड था। तो ये जो है वो सेकंड को, क्योंकि हमें बताना है कि लॉजिकली बिगिन कौन सा कर सकता है, सेकंड कोई कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट का एंडिंग में ही प्रोमिसेस की बात हुई थी। It's tempting to believe that we can see ourselves objectively reflected in the diagnostic criteria and checklist of Bibles like the DSM. By calling the DSM a Bible, the author intends to convey that. अब author ने DSM को बाइबल कहा है, उसका उनका इंटेंशन क्या हो सकता है, उन्होंने बाइबल क्यों कहा है DSM को? DSM के रिलीजियस ऑरिजिन्स है? नहीं। DSM फिक्शनल है? फिक्शनल तो नहीं है, रियल है। DSM को क्रिटिसाइज किया है साइंटिस्ट ने? नहीं, साइंटिस्ट ने क्रिटिसाइज नहीं किया, साइंटिस्ट ने तो और हेल किया है, प्रेज किया है। DSM पॉपुलर है, DSM इज हार्ड टू इंटरप्रेट। अब देखिए, DSM पॉपुलर है तभी तो उसने कहा है, तभी तो बाइबल्स लगे DSM। तो अब देखिए, पॉपुलर है तभी तो उसे बाइबल कहा है। अगर हम पैसेज में जाएं पीछे, तो हाँ, उसने कहा कि जो मेंटल डिसऑर्डर है, ये बाइबल है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का, और ये इतना पॉपुलर हो रहा है। कोई बाइबल, उसने उसके जो ऑथर का कहने का मतलब वो यही है कि उतना पॉपुलर हो रहा है, इसी वजह से उसने उसको एज अ बाइबल रेफर किया है, क्योंकि बहुत सारे जो हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल उसे रेफर करते हैं, उसे यूज़ करते हैं अपने डायग्नोसिस में। तो हमारा आंसर क्या है? ये है कहीं, और ये बाकी तो मेंशन ही नहीं है कि DSM हार्ड टू इंटरप्रेट है, नहीं, कि DSM समझ में नहीं आता, DSM को क्रिटिसाइज किया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा, DSM फिक्शनल है, DSM के रिलीजियस ऑरिजिन्स हैं, ये सारी गलत है। DSM पॉपुलर है, इसीलिए DSM को एज अ बाइबल ऑथर ने रेफर किया है। तो हमने RC भी कर लिया, तो आपने देखा आपको RC कैसे करनी है। RC मैं कहूँगा थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, बट विथ द राइट अप्रोच यू कैन correctly and accurately answer all the questions of RC. You just have to read carefully and उसके बाद आपको क्वेश्चन को अच्छे से असेस करना है और आंसर्स मार्क करने हैं। और ये रहा नेक्स्ट पैटर्न, इसमें क्या है कि इन द क्वेश्चन गिवन बिलो 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन, ईच ऑफ विच हैज़ अ वर्ड हाईलाइटेड इन बोल्ड. One of these words is not in the correct form and makes the sentence grammatically incorrect. From the options, choose the word that is in the incorrect form. In case the sentences are grammatically incorrect, choose option E, that is all are correct. इसमें क्या है कि क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दिए हुए और हर स्टेटमेंट में एक वर्ड है बोल्ड वर्ड है। उनमें से 4 स्टेटमेंट में जो वर्ड जो बोल्ड है, उनमें से एक वर्ड ऐसा है जो सेंटेंस में फिट नहीं होगा, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन में हमें ये बताना है कि कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हम ये हमें देख रहे हैं कि हम 4 हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट्स, सेंटेंसेस, चारों में एक वर्ड बोल्ड है, और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा, इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में गलत है। देखते हैं। When we respond with self-criticism in moments of emotional pain, we are making a deliberate effort to reduce our suffering. मतलब जब हम इमोशनल पेन, ऐसे मोमेंट्स जब हमें इमोशनल पेन होता है, उसमें हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं? सेल्फ क्रिटिसिज्म से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं? एक डेलिबरेट एफर्ट कर रहे होते हैं अपने सफरिंग को रिड्यूस करने के लिए। तो वी आर मेकिंग अ डेलिबरेट एफर्ट। एफर्ट नाउन है, डेलिबरेट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इंटेंशनल। तो यहाँ पे ये करेक्टली यूज्ड है कि एक इंटेंशनल एफर्ट हम करते हैं अपना सफरिंग रिड्यूस करने के लिए, जब हम सेल्फ क्रिटिसिज्म का यूज़ करते हैं अपने मोमेंट्स ऑफ इमोशनल पेन के मोमेंट्स में। सेकंड पढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन, सेल्फ क्रिटिसिज्म डेवलप्ड एज अ रिस्पॉन्स टू सोशल इमोशंस सच एज शेम, ह्यूमिलिटी एंड गिल्ट, विद द पर्पस बीइंग टू इंक्रीज आवर सेंस ऑफ कंट्रोल, self-protect from others' judgment, redirect our anger and motivate ourselves to change our behavior next time. वो क्या रहा है कि एवोल्यूशन के टर्म्स में सेल्फ क्रिटिसिज्म कब आता है? एक रिस्पॉन्स के फॉर्म में आता है। किन सोशल इमोशंस के रिस्पॉन्स में आता है? शेम, ह्यूमिलिटी और गिल्ट। अब यहाँ पे देखिए, शेम ये एक नेगेटिव इमोशन है और गिल्ट ये भी एक नेगेटिव इमोशन है, और इन्हीं नेगेटिव इमोशन से डील करने के लिए हम क्या करते हैं? खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। बट यहाँ पे जो ह्यूमिलिटी है, इसका मतलब होता है हम्बल होना, मॉडेस्ट होना। इट्स अ पॉजिटिव क्वालिटी।
तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ह्यूमिलिटी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे शेम, गिल्ट और नेगेटिव सोशल इमोशंस की बात हो रही है जिसको रिस्पॉन्ड करते हैं हम सेल्फ क्रिटिसिज्म से। बट ह्यूमिलिटी इज अ पॉजिटिव क्वालिटी एंड इट शुड बी रिप्लेस्ड विथ ह्यूमिलिएशन, मीन्स एम्बैरेसमेंट। तो यहाँ पे हमें अपना आंसर मिल गया है। थर्ड हम चेक कर लेते हैं। इन शॉर्ट, सेल्फ क्रिटिसिज्म इज एन इवॉल्व स्ट्रैटेजी, एक इवॉल्व प्लान होता है, हमारा अप्रोच होता है किस चीज़ के लिए, कि हम इन ग्रुप में रहें इन ऑर्डर टू सर्वाइव। और आई सी दिस ऑफन इन माई वर्क विथ क्लाइंट्स, they believe that the harsher they are on themselves, the more motivated to change and consequently accepted by others they will be। तो यहाँ पे भी जो consequently है ये it's an adverb, ये इस accepted verb को modify करे, इसका मतलब होता है as a result, as a result। मतलब क्या कह रहा है कि जो हम बिलीव हमारा ये है कि हम खुद पे जितना हार्ड रहेंगे, खुद को जितना क्रिटिसाइज करेंगे, उतने ही हम मोर मोटिवेटेड रहेंगे चेंज होने के लिए, और कॉन्सिक्वेंटली मतलब एज अ रिजल्ट हम बाकी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे क्योंकि हम खुद को चेंज कर रहे हैं। तो ये सही है, यहाँ पे इसमें सही था, इसमें सही था, गलत था ह्यूमिलिटी। तो हमारा ह्यूमिलिटी इसमें आंसर होगा, रेस्ट आर रॉन्ग। ठीक है, ये देखते हैं 1 2 3 4 में कौन सा वर्ड गलत है। The most prominent cheerleaders or models of development in the Western tradition use language that can obfuscate the more subtle dimension of moral striving। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट, जो मोस्ट पॉपुलर cheerleaders, सपोर्टर है मॉडल सेल्फ डेवलपमेंट के वेस्टर्न ट्रेडिशन, वो ऐसा लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि सटल डायमेंशन जो है मॉडल स्ट्राइविंग का उसको ऑफस्केट कर देता है, मतलब अनक्लियर बना देता है, इनडिस्टिंक्ट बना देता है। तो ऑफस्केट यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब होता है मेक अनक्लियर और एम्बिगुअस बना देता है, यहाँ पे सही है। सेकंड, इमैनुअल कैंट आर्ग्यूड दैट वी हैव अ ड्यूटी ऑफ मॉडल सेल्फ परफेक्शन ensuing Philippians 4:8, if there be any virtue and if there be any praise, strive for it। मतलब इमैनुअल कैंट ने ये आर्ग्यू किया है, उन्होंने ये प्रपोज किया, उन्होंने ये कहा है कि वी हैव अ ड्यूटी ऑफ मॉडल सेल्फ परफेक्शन ensuing ensuing का मतलब होता है फॉलोइंग एज अ रिजल्ट, लाइक हम कहते थे ensuing floods आफ्टर द रेन और डाउनफॉल, मतलब रेन से जो रिजल्ट होकर जो फ्लड आया। तो बट यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि इमैनुअल कांट ने आर्ग्यू किया है, ये आर्ग्यू किया है, एंड इमैनुअल कांट इज काइंड ऑफ सपोर्टिंग फिलिपियंस 4:8 का जो एक कोट है कि इफ देयर बी एनी वर्च्यू एंड इफ देयर बी एनी प्रेज, स्ट्राइव फॉर इट। तो एंसुइंग यहाँ पे गलत है, इट शुड बी इंडोर्सिंग, मीन्स सपोर्टिंग। तो हमारा इसमें आंसर क्या है, एंसुइंग है, बिकॉज एंसुइंग मीन्स एज अ रिजल्ट, जो कि यहाँ पे गलत। बट द इनर वर्क ऑफ सेल्फ परफेक्शन इज सो ट्रिकी टू कॉन्सेप्चुअलाइज दैट इट कैन इवन बी फडल कैंट स्कॉलर्स। मतलब जो स्कॉलर्स कैंट के वर्क्स को रेफर करते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए जो इनर वर्क है सेल्फ परफेक्शन का वो इतना ट्रिकी है कि वो उनको भी बेफडल कर देता है, मीन्स कंफ्यूज कर देता है। ओके, यहाँ पे करेक्ट है। द एडवाइस टू डू योर बेस्ट एंड डू मोर गुड flattens out Kant's rich conception of moral striving which combines exertion and receptivity। तो क्या कहना चाहता है कि जो एडवाइस है डू योर बेस्ट और डू मोर गुड का, वो फ्लैटेंस मतलब वो थोड़ा सा डिफीट कर देता है कैंट के रिच कंसेप्शन को मॉरल स्ट्राइविंग के, जो कंबाइन क्या करता है एक्सर्शन मतलब एफर्ट और रिसेप्टिविटी मतलब विलिंगनेस। तो यहाँ पे भी सही है ये सेंटेंस, ये तीनों सेंटेंस सही थे। हमारा जो करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड था वो एंसुइंग द सेंटेंस नंबर 2 में। तो ये सब सही, गलत, और हमारा करेक्ट आंसर सही ये है, एंसुइंग है। तो एस्पिरेंट्स आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि आपको ये सेशन थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा, आपको अप्रोच अच्छी लगी होगी और आप ये अप्रोच यूज़ करेंगे जब आप एग्ज़ाम में या मॉक्स दे रहे होंगे तो। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई या कहीं पर थोड़ा और एक्सप्लेन करना था तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और इम्प्रूव हम कर सकते हैं सेशन में तो वो भी आप हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, और अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते रहें।